नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया विषय शुरू करेंगे, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। हमने कक्षा 11वीं में जनसंचार माध्यम पढ़ा और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का अध्ययन हमने किया है। उन्हीं माध्यमों की एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि इस विषय को समझने में हमें अत्यधिक परेशानी ना हो। जनसंचार का अर्थ क्या है? जब हम व्यक्तियों के बड़े समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हम एक समय में एक समूह कुछ व्यक्तियों से भले ही संवाद कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया, पूरे देश, पूरी दुनिया के साथ एक साथ जब हमें संचार स्थापित करना होता है तो हम इस तरह से मुद्रित माध्यम या तकनीकी माध्यमों का उपयोग करते हैं। और वही बहुत बड़े जनसमूह के साथ हम जब संचार स्थापित करते हैं तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। और जनसंचार के प्रमुख माध्यम जो हैं वो हैं मुद्रित माध्यम, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं आते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट। रेडियो के माध्यम से भी हम देश विदेश की खबरों की जानकारी ले सकते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से भी हम बहुत बड़े जनसमूह के साथ एक साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सिनेमा, जिसके माध्यम से बहुत सारे संदेश हम जनसमूह तक पहुंचा सकते हैं। और इंटरनेट, जो कि आज के समय का बहुत ही ज़्यादा अधिकतर उपयोग में आने वाला माध्यम है, जिससे हम पूरे विश्व के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मुद्रित माध्यम में आता है प्रिंट मीडिया, जिस मुद्रित माध्यम को हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। कई बार बच्चे इस बात को लेकर के थोड़ा असमंजस में आ जाते हैं कि मुद्रित माध्यम है क्या। तो प्रिंट मीडिया को ही हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, अर्थात लिखित माध्यम, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसकी विशेषताएं हम जान लेते हैं कि जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जनसंचार के लिए सबसे पहले इसी का उपयोग किया गया। वाणी को शब्दों में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम, जो भी रिपोर्टर की या की वाणी है या उनकी जो रिपोर्ट है, उनको शब्दों के माध्यम तक से लोगों तक पहुंचाना। छपे हुए शब्दों में स्थायित्व, कि छपे हुए सब शब्दों को हम बहुत समय के लिए संजो कर रख सकते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखना, कि हमारे पास वो एक संदर्भ के रूप में रह सकता है, और विभिन्न संदर्भों के रूप में उसका उपयोग करना। इसकी अन्य विशेषताएं हैं कि इसमें लिखित भाषा का विस्तार भी होता है, कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के लेखन की जो लेखन के तरीके आते हैं। भाषा, वर्तनी, व्याकरण और शब्दों का उपयुक्त प्रयोग भी होता है। चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम, कि मुद्रित माध्यम के माध्यम से हम किसी भी विषय पर चिंतन मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, विश्लेषण उसका कर सकते हैं, क्रिटिसाइज उसको कर सकते हैं। पढ़ने, समझने और सोचने की योग्यता का विकास, और जब हम इसके ज़रिए कोई खबर पढ़ते हैं तो हम सोचने समझने की योग्यता भी हमारी विकसित होती है। समाचार पत्रों की खबरों के क्षेत्र आ जाते हैं राजनीतिक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों हैं, खेल, विज्ञान, अर्थ जगत, मनोरंजन, स्थानीय, प्रादेशिक, विज्ञापन, रोजगार आदि। तो समाचार पत्रों के खबरें जो हैं के माध्यम से हम इन सभी क्षेत्रों को जो है खबरों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। हिंदी भाषा में मुद्रण का कार्य 1755 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया। सन 1780 में पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। देखिए, पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था।
हिंदी में प्रथम समाचार पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, जिसका नाम उद्दंत मार्तंड था एवं उसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि 1780 में भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट स्थापित हुआ था और हिंदी का जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ वो 30 मई 1826 में उद्दंत मार्तंड के नाम से प्रकाशित हुआ था। भारत में समाचार पत्र की यात्रा 1780 में प्रकाशित होने वाला जो पहला अखबार था उसकी ये बंगाल गजट जो है उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर दी गई है। उसके साथ ही एक जानकारी मैं और आपको देना चाहूँगी कि जब मिशनरियों का आगमन भारत में हुआ था तो उन्होंने अपने प्रचार प्रसार हेतु जो है छापे खाने की स्थापना की और 1556 ईस्वी में उन्होंने गोवा में जो है छापा खाना बनाया और वहीं से जो है भारत में छापे खाना और मुद्रित माध्यमों का चलन शुरू हुआ। ये उद्दंत मार्तंड जो कि पहला समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित हुआ। आज़ादी से पहले के समाचार पत्र केसरी, हिंदुस्तान, विशाल, भारत, आज आदि रहे हैं। आज़ादी के पश्चात नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि जो है समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं। तो पिछली कक्षा में हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से पत्रकारिता की शुरुआत हुई, किस तरह से जो है मुद्रित माध्यम का प्रचलन शुरू हुआ और भारत में कौन सा जो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था। तो आइए आज हम इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए अपना नए पाठ की शुरुआत करते हैं जिसका विषय है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत में छापेखाने की अहम भूमिका रही है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण की तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का काफ़ी विस्तार हुआ है, व्यापक विस्तार हुआ है। देखिए, जिस मुद्रित माध्यम को लोगों तक पहुंचाने में पहले काफ़ी समय लगता था, आज तकनीक के कारण बहुत ही कम समय में वो लोगों तक पहुंच रहा है। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि मुद्रित माध्यमों के तहत पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और मुद्रित माध्यमों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, अर्थात वो स्थायी रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। आपकी जब इच्छा हो जब उसे पढ़ सकते हैं। आपको कोई बात अगर उसमें समझ नहीं आ रही है तो उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, या आपकी जितनी बार इच्छा करे उसे पढ़ने की, आप पुनः उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रही हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि सभी मनुष्य समान नहीं होते हैं। जब मनुष्य समान नहीं होते हैं तो उनकी रुचियां भी समान नहीं होती हैं, और जब रुचियां समान नहीं होती हैं तो यह ज़रूरी नहीं कि जब अखबार पढ़ा जाए तो उसे प्रथम पृष्ठ से ही पढ़ा जाए। अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति किसी भी पृष्ठ से समाचार पत्र को पढ़ने की शुरुआत कर सकता है। किसी को खेल जगत का पृष्ठ पसंद है, किसी को बिजनेस से संबंधित पृष्ठ पसंद है, किसी को मनोरंजन, जो पेज 3 पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज़ की खबरें आती हैं, वो पढ़ना बहुत पसंद है। तो अपनी रुचि के अनुसार जो व्यक्ति जैसी पढ़ाई जिस पृष्ठ को पढ़ना चाहे वो उसे उसकी पढ़ने की शुरुआत वहाँ से कर सकता है। इसमें किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है या बाध्य नहीं है व्यक्ति की उसे पहला ही पृष्ठ पढ़ते हैं या पढ़ना है। साथ ही मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि अब उन्हें लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं और किसी संदर्भ के रूप में किसी एक तरह से उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों के तहत पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकें आदि आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका काफ़ी महत्व है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं। ये हमारी न्यूज़पेपर जो आज के समय में हम पढ़ रहे हैं उनकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपके दिखाने के लिए दी गई हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। जाहिर है इसमें किसी लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों का उपयुक्त इस्तेमाल रखना होता है। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है यानी काफ़ी लोगों तक पहुंचाना है तो आपको यह प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएँ। कि ये आवश्यक नहीं है कि हम केवल अंग्रेज़ी में ही लिखें या केवल हिंदी में ही लिखें। जिस स्थान पर जो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है और वहाँ पर जो जनता जिस भाषा को सबसे ज़्यादा समझ रही है या जिस भाषा को सबसे ज़्यादा पढ़कर समझ सकती है, उस भाषा में उस समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता है। तभी उसको प्रकाशित करने का या लोगों तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो सिद्ध हो सकता है। मुद्रित माध्यमों की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। जाहिर सी बात है, मुद्रित माध्यम है, पढ़े लिखे लोग इसे पढ़ सकते हैं, और जब हम इनमें विचारों को लिखते हैं, किसी खबर को लिखते हैं, तो व्यक्ति के पास उन्हें सोचने समझने का समय होता है, और बल्कि उसके पास योग्यता भी होती है कि वो इसे सोचे, समझे और उसका विश्लेषण भी करे।
असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर है, जिसने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता हासिल की हो। ये विशेषताएं हमने पढ़ी। अब हम आते हैं मुद्रित माध्यम की कमजोरियों पर, उसकी जो खामियां हैं उस पर। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो मुद्रित माध्यम है या उसका पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो, जिसने औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण की हो। लेकिन निरक्षर लोगों के लिए यह माध्यम किसी भी काम का नहीं है, उनके लिए ये केवल और केवल फिजूल चीज़ है। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब मुद्रित माध्यम पर कोई खबर लिखी जाती है तो स्थानीय भाषा और उनकी शिक्षा की योग्यता, पाठक की शिक्षा की योग्यता क्या है, या जो उनके पाठक वर्ग हैं वो किस तरह की खबरों को पसंद करते हैं, इसका ज्ञान एक रिपोर्टर को होना चाहिए, एक संवाददाता को होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों की एक और सीमा यह है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटित घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी कमी हमें जो है मुद्रित माध्यम की लगती है, क्योंकि जो खबर मुद्रित माध्यम में हमें 24 घंटे पश्चात मिलती है, वही खबर हमें टीवी, इंटरनेट और रेडियो के ज़रिए तुरंत पता चल जाती है। टीवी, रेडियो और इंटरनेट में देश के किसी भी कोने में कुछ भी घटना घटित हो रही हो, उसको तुरंत हम तक पहुंचा दिया जाता है। कई बार तो लाइव टेलीकास्ट भी वहां से कर दिया जाता है। लेकिन मुद्रित माध्यम के संदर्भ में यह बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी त्रुटि है मुद्रित माध्यम के लिए, क्योंकि पूरे दिन भर की 24 घंटे की खबरों को एकत्रित करना और उसके पश्चात उसे प्रकाशित करके अगले दिन लोगों तक पहुंचाना, तो जो खबर तुरंत टीवी, इंटरनेट और रेडियो पर लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वही 24 घंटे बाद मुद्रित माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचती है। उदाहरण जैसे 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा दी होती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। डेडलाइन किसे कहते हैं, इस तरह के प्रश्न कई बार हमारे प्रश्न पत्र में आ जाते हैं, जो एक नंबर के जो 5 प्रश्न हमारे अभिव्यक्ति माध्यम से आते हैं। तो डेडलाइन एक निश्चित समय सीमा की रिपोर्ट या समाचार को प्रकाशित करने के लिए जो एक निश्चित समय सीमा संवाददाताओं को दी जाती है, रिपोर्टरों को दी जाती है, उसे डेडलाइन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर लोगों को संवाददाताओं को ये कहा गया है कि निश्चित समय अर्थात 11 बजे तक आपकी जो खबरें हैं वो हम तक पहुंच जानी चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि उन्हें डेडलाइन दे दी जाती है, एक निश्चित समय सीमा दे दी जाती है। 11 बजे तक आपकी द्वारा सभी खबरों को प्रकाशन हेतु जमा करवा दिया जाएगा, अन्यथा वे स्वीकार नहीं की जाती हैं। कुछ विशेष अपवादों को छोड़ करके कोई भी सामग्री प्रकाशन हेतु स्वीकार नहीं की जाती है। इसलिए लेखकों और पत्रकारों को इस माध्यम में अपनी सूचनाएं देने के लिए समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका में संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लेखन को कहा है, तो आपको उस शब्द सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि अखबार में या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती है। तो एक ये भी बहुत बड़ी खामी हम इसमें देख सकते हैं कि अगर रिपोर्टर को ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट वो लेकर के आ रहा है उसे अपनी 250 शब्दों में ही उस रिपोर्ट को पूरा करना है, या फीचर या आलेख वो लिख रहा है उसे 250 शब्दों में ही पूरा करना है, तो उसे उन शब्दों की सीमा का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। ना वो उससे ज़्यादा लिख सकता है ना कम। कहने का मतलब है कि एक स्पेस
किसी खबर के लिए जो है अखबार में निश्चित कर दिया जाता है और उस स्पेस या उन शब्दों के आधार पर उस रिपोर्ट को वहाँ पर जमा करवाना होता है। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी, अर्थात जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है उसे प्रथम पृष्ठ पर रखा जाएगा और उसे अधिक जगह, अधिक स्पेस दिया जाएगा। और जैसे जैसे खबरें गौण होती चली जाएंगी, कम महत्वपूर्ण होती चली जाएंगी, उनके स्पेस का जो दायरा है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। तो मुद्रित माध्यम के लेखक और पत्रकार की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भी रिपोर्ट या आलेख या फीचर वो छपने के लिए दे रहे हैं उसमें मौजूद जो भी गलतियां और अशुद्धियां वर्तनी के रूप में या अन्य किसी रूप में हैं, तो उन उन गलतियों को और उन अशुद्धियों को उन्हें दूर करना पड़ता है। अगर वो एक बार प्रकाशित हो जाती हैं तो वो सभी जगह वो जो गलतियां हैं वो वैसे की वैसे हमें देखने को मिलती हैं। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर वो गलती वहाँ प्रकाशित हो जाती है तो अगले प्रकाशन में या अगले न्यूज़पेपर में उसके लिए हमें उसको सुधारने का मौका हमें मिलता है। ठीक है, यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि ना छप जाए। इसके लिए अखबार पत्रिकाओं के संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए की जा रही सामग्री की गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना होता है। तो एक संपादकीय टीम क्या होती है कि जो भी सामग्री अखबार या पत्रिकाओं में छपने के लिए आ रही है तो संपादक के साथ जो वो संपादकीय टीम होती है वो उन सभी पत्र पत्रिकाओं को पढ़ती है, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, उसमें जो गलतियाँ होती हैं उनको वो हटाती हैं, उसमें सुधार करती हैं और उन अशुद्धियों को दूर करने के पश्चात ही उसे प्रकाशन के लिए भेजा जाता है। तो संपादकीय टीम का क्या कार्य है? संपादकीय टीम का कार्य है कि प्रकाशन के लिए आई सामग्री की गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन के योग्य बनाना। अब हम यहाँ पर देखते हैं ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं मुद्रित माध्यमों के लिए। लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। जो भी प्रचलित भाषा है, चाहे वो किस स्थानीय भाषा है, चाहे वो मातृभाषा है वहाँ की, उसके ऊपर उसका प्रयोग करने पर ही अधिक जोर रहता है। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में ज़रूरी है। समय सीमा पर खबर नहीं आई तो वो प्रकाशित नहीं होगी और अगर आवंटित जगह से ज़्यादा शब्द सीमा का प्रयोग कर दिया गया तो भी उसके प्रकाशन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना ज़रूरी है। लेखन कार्य कर दिया गया है और जब वो प्रकाशन के लिए जाता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी गलतियों और अशुद्धियों को ठीक किया जाए, अन्यथा वो गलतियों समेत ही वो खबर जो है वो प्रकाशित हो जाएगी। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना ज़रूरी है कि जो रिपोर्ट हम लिख रहे हैं उसमें तारतम्यता हो, वो सहजता से चल रही हो। ये तो हमने की मुद्रित माध्यम की बातें कि मुद्रित माध्यम को हम किस तरीके से लिखते हैं और या इसकी खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं। अब हम रेडियो की शुरुआत करते हैं। रेडियो जो कि एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम जिसे केवल हम सुन सकते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं के संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
इसकी वजह यह है कि अखबार में पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार, लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतज़ार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और ना ही उसके पास किसी कूट शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश के अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि रेडियो जो कि एक श्रव्य माध्यम है, ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है और उस पर जो खबर प्रकाशित की जाती है उसमें शब्दों का जो प्रयोग किया जाए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि श्रोता को उसको सुनकर समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। अगर उसे कठिनाई हुई और वो इधर उधर समझने लगा या पूछने लगा तो कहीं ना कहीं उसके समाचार या जो वो बुलेटिन वो सुन रहा है वो निकल जाएगा। दूसरा, एक समय निर्धारित होता है रेडियो पर समाचार के प्रकाशित होने का। अगर समय पर समाचार प्रकाशित होते हैं और ऐसे में जो श्रोतागण हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं है तो उनका जो समाचार है वो आगे निकल जाएगा, उनकी समय सीमा हट जाएगी। तो ज़रूरी है कि जिस समय बुलेटिन प्रकाशित होने हो उस समय वे रेडियो के पास मौजूद हो, अन्यथा बुलेटिन या समाचार निकलने के पश्चात उन्हें वो समाचार पुनः सुनने के लिए उस समय नहीं मिलेगा। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। ये भी एक खामी है इसमें कि अखबार की तरह हम बार बार पेजों को पलट कर नहीं सुन सकते, रेडियो में भी बार बार रिप्ले नहीं कर सकते हैं। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। ऐसा नहीं है कि वो उसे हटा दे, वो उस स्टेशन को बंद कर सकता है अगर वो भ्रमित कर रहा है या श्रोता को रुचिकर नहीं लग रहा है तो वो उसे बंद कर सकता है। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है। एक रेखीय मतलब होता है कि केवल जो समाचार सुनाने वाला संवाददाता है वो केवल समाचार जो उसके पास मौजूद है वो उन्हीं को केवल बोलता चला जाता है या सुनाता चला जाता है। सामने वाला समझ रहा है, नहीं समझ रहा, वो दोबारा सुनना चाहता है, इस बात का कोई अवसर जो है रेडियो में नहीं होता है। मतलब एक तरफा होता है, केवल संवाददाता ही बोलता चला जाता है और श्रोतागण केवल सुनते हैं। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों का सर्वाधिक महत्व होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। एक तरफा है टेलीविज़न, लेकिन टेलीविज़न में जो कुछ भी समाचार प्रकाशित हो रहे हैं या अन्य कोई रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है उसके साथ साथ हमें उससे संबंधित चित्र या दृश्य भी देखने को मिलते हैं। तो जो चीज़ हमें सुनने में समझ नहीं आई वो हम उन दृश्यों और चित्रों को देख करके समझ सकते हैं, लेकिन रेडियो में केवल और केवल शब्द और आवाज़ ही जो है एकमात्र चीज़ें हैं जिन्हें हम सुनते हैं और समझते हैं। वैसे तो तीनों ही माध्यम प्रिंट, रेडियो और टीवी अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोता को बांध कर रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये केवल श्रव्य माध्यम है, लोग इसमें केवल सुनते हैं, किसी तरह का कोई चित्र नहीं दिखता। ऐसे में उन्हें बांध कर रखना अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती है। रेडियो समाचार की संरचना। अब रेडियो में जो समाचार बोले जाते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, उन्हें लिखने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है, क्योंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है।
इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। उल्टा पिरामिड शैली जो थी, जिसमें मुख्य समाचार सबसे पहले बताए जाते हैं और उससे जुड़ी हुई जो खबरें हैं, जो गौण खबरें हैं, वो बाद में प्रकाशित की जाती हैं। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हैं, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। सभी तरह के समाचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली के बारे में मैंने बताया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और बाद में उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम से अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं आता, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है कि जैसे हम कहानियाँ पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम ये देखते हैं कि जो भी निष्कर्ष है या जो भी उसका अंत है, वो लास्ट में बताया जाता है, वो अंत में बताया जाता है। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली का तात्पर्य होता है कि जो क्लाइमैक्स है, जो निष्कर्ष है, वो पहले बता दिया जाता है। अर्थात क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी की सारी खबरें कि मतलब क्या हुआ, जो निष्कर्ष है वो सबसे पहले बता दिया जाता है और उसके पश्चात धीरे धीरे उससे जुड़ी हुई खबरें बताई जाती हैं। अब इस उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो का मतलब है जो घटना घटित हुई है उसको सबसे पहले बता दिया जाता है, उससे जुड़ी हुई खबरों को बता दिया जाता है और समापन में जो बिल्कुल कम महत्वपूर्ण वाली खबरें हैं उनको बताया जाता है। समाचार में इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इस खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जाती हैं। अगर ज़रूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटा भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है।